हेलो बच्चों, अच्छे हो? चलो बेटा, आज हम पढ़ते हैं आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग। आवेशन की विधियां, इन विधियों में से जो फर्स्ट विधि है वो है बेटा घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरी जो विधि हम पढ़ेंगे सेकंड, वो बेटा चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। और जो थर्ड विधि हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। चलो तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। राइट? तो घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है भाई? देखो, जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं, यानी कि घर्षण करवाते हैं दो वस्तुओं में, तब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। ठीक है? तो घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएंगे तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर नेगेटिव चार्ज और जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे एक वस्तु ये है मेरे पास और दूसरी वस्तु ये है। ठीक है? इन दोनों में मैंने फ्रैक्शन करवाया बेटा, घर्षण करवाया। जब घर्षण करवाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन, मान लो कि इससे जैसे ए है और ए बी है, तो इलेक्ट्रॉन ए से बी में जाएंगे। जब ए से बी में जाएंगे तो ए पर जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और बी पर चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्योंकि बी में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई और ए में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। ठीक है? यह होता है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि वस्तु के द्रव्यमान में कमी होती है। एक वस्तु के द्रव्यमान में कमी होती है और दूसरी वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होती है। कैसे? जैसे ए वस्तु से इलेक्ट्रॉन गए, जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ए वस्तु के द्रव्यमान में क्या आएगी? कमी। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है? मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसमें कमी हो जाएगी द्रव्यमान में, और बी वस्तु के द्रव्यमान में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि ए से बी में जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कुल द्रव्यमान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दैनिक जीवन में जब हम डेली कंघा यूज करते हैं, बाल बनाते हैं, बाल बनाते समय क्या होता है? बाल और कंघा कभी कभी क्या होता है कि बालों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसा होता है, यानी कि बाल कंघे की तरफ आकर्षित होते हैं। ये कब होता है? जब हम बाल बनाते समय क्या होता है कि घर्षण होता है, कंघे और बाल में घर्षण होगा, जिससे कंघे से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर किधर ट्रांसफर होंगे? कंघे में ट्रांसफर हो जाता है। जिससे क्या होता है? कंघे पर तो पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा और बालों पर तो पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा और कंघे पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। नॉर्मली बात करते हैं, जैसे कोई कांच की छड़ है, कांच की छड़, इसको हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। किससे रगड़ते हैं? रेशम के कपड़े से। रेशम से कपड़े से रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर ट्रांसफर हो जाएंगे बेटा। किस पर हो जाएंगे? रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, जिससे कांच की छड़ पर तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और रेशम के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है? और देखते हैं, एक है एबोनॉइड की छड़। एबोनॉइड की छड़, हम क्या करते हैं कि एबोनॉइड की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं या हम ऊन से रगड़ते हैं। एबोनॉइड की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे या ऊन से रगड़ते हैं।
जिससे क्या होता है कि बिल्ली की खाल या ऊन से इलेक्ट्रॉन एवोनॉइड की छड़ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी कि ऊन से इलेक्ट्रॉन किस पर ट्रांसफर हो जाएंगे? एवोनॉइड की छड़ पर, जिससे एवोनॉइड की छड़ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और बिल्ली की खाल या ऊन या बिल्ली की खाल या चर्म बोल सकते हैं बेटा, बिल्ली की चर्म पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से निकलकर इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं जब दो बादल आपस में टकराते हैं, मतलब फिर उनमें घर्षण होता है। घर्षण के कारण दोनों बादल क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं। एक पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इसी के कारण तो बिजली गिरती है। ये तो देख कुछ इसके दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले एग्जाम्पल घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है? जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं और दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन क्या होता भाई? जब एक आवेशित वस्तु है मेरे पास, ये कोई वस्तु है और ये आवेशित है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है बेटा इसके ऊपर, और जब एक अनावेशित वस्तु को, ये एक अनावेशित वस्तु है, अनचार्ज है, जिसके ऊपर चार्ज क्या है? अभी 0 है। इसका नाम मैंने ए दे दिया, ये बी है। अब क्या होता है कि वस्तु बी को ए के संपर्क में लेके आता है बेटा। संपर्क का मतलब इसका टच करवाते हैं, मतलब बी को ए के टच करवाते हैं। टच करवाते हैं तो क्या होता है? ये जो पॉजिटिव चार्ज है ए से निकलकर बी पर भी ट्रांसफर हो जाएंगे। कैसे हो जाते हैं बेटा? हमने इनको टच करवाया, ये ए हो गई और ये बी हो गई। ए और बी दोनों टच कर लिया दोनों ने, और इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पर भी स्थानांतरित हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब हम इस दोनों हटाते हैं तब क्या होता है? दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब इस पर भी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। यह है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में क्या है कि दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण और समान प्रकृति का आवेश होता है। समान परिमाण और समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। देखो, मान लेते हैं इस पर जो चार्ज है ए पर कितना है? पहले Q है और इस पर चार्ज 0 है। जब हमने इनको संपर्क करवाया, इनके पास लेकर टच करवाया एक दूसरे को, तो अब चार्ज कितना हो जाएगा? इस पर Q/2 हो जाएगा, इस पर भी क्या हो जाएगा? Q/2, यानी कि चार्ज बढ़ जाता है। समान परिमाण और समान प्रकृति का आवेश होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तब उन पर जो आवेश होता है उसकी प्रकृति क्या होगी? उसकी प्रकृति क्या होगी बेटा? समान प्रकृति होगी। दोनों की क्या होगी? समान प्रकृति। और जो आवेश होगा उसका जो परिमाण है वो भी परिमाण क्या होगा? बराबर परिमाण होगा। यानी कि ए वस्तु पर जितना परिमाण होगा उतनी परिमाण बी पर होगा। राइट। इसके बाद में हम प्रेरण द्वारा आवेशन देखते हैं बेटा। प्रेरण द्वारा आवेशन,
यह है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, यानी कि जब एक आवेशित वस्तु है हमारे पास ए, ये ए वस्तु है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इस वस्तु के पास मैं एक अनावेशित वस्तु लेकर आता हूं, अनावेशित वस्तु जिस पर चार्ज 0 है, जिसका नाम बी है। तो इस वस्तु को लेकर आऊंगा, पास लेकर आऊंगा बेटा, यानी कि मैं संपर्क नहीं करवा रहा हूं। अब क्या होगा, पास लेकर आता हूं। जब मैं पास लेकर आऊंगा तो ये अनावेशित वस्तु है ना, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी इसमें जो अणु होते हैं उनमें क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है, और उसी पोलराइजेशन के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिव है तो इसकी तरफ तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कैसे, ऐसे हो जाता है, इधर तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इस साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसकी जो ये सतह होती है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको अर्थिंग कर देते हैं बेटा, यानी कि भू संपर्कित कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन भूमि से निकलकर इस सतह पर ट्रांसफर हो जाता है। जहां जहां ये प्लस वाला चिन्ह है, पॉजिटिव है, वहां वहां इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, जिससे कि ये पूरी सतह न्यूट्रलाइज हो जाती है, और जब न्यूट्रलाइज होती है, उदासीन हो जाती है, तब ये अर्थिंग हम हटा लेते हैं। और अर्थिंग हटाने के बाद में जो नेगेटिव चार्ज है वो संपूर्ण वस्तु पर ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। ये संपूर्ण वस्तु पर ट्रांसफर हो गया। बी वस्तु है, ये बी हो गई। ए पर क्या हो गया, ए वस्तु पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और बी पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। यानी कि प्रेरण द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। राइट, ओके। ये था आवेशन की जो विधियां हैं, ये है बेटा। तो आवेशन की विधियां में से इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या हम दो वस्तुओं को बिना आपस में संपर्क में लाए आवेशित कर सकते हैं? हाँ, हम आवेशित कर सकते हैं। वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम आवेशित कर सकते हैं? तो वह है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है, बिना संपर्क में लाए हम वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, हम वस्तु को चार्ज कर सकते हैं। राइट, ये तो थी आवेशन की विधियां। हमने 3 प्रकार की विधियां देखी है। पहली विधि देखी है घर्षण द्वारा आवेशन, और दूसरी जो विधि है वह है चालन द्वारा आवेशन, और तीसरी विधि हमने देखी है वह है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब हम एक छोटा सा टॉपिक बचा है इसमें चार्ज में, वो है विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोस्कोप। तो विद्युतदर्शी क्या है, विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होती है, ये एक ऐसी डिवाइस है, ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु पर आवेश का पता लगाते हैं, किस वस्तु पर आवेश है या नहीं, और है तो कौन सा है, वस्तु पर आवेश है या नहीं और है तो कौन सा है, यानी कि वस्तु पर आवेश का पता हम लगाते हैं। तो मैं कोई इसका डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम देखना एक बार। इसमें क्या होता है कि एक कांच का जार होता है, ये कांच का जार है, और इस जार में एक मेटेलिक रोड लगी होती है, धात्विक छड़ लगी होती है बेटा, ये एक धात्विक छड़ है, और इस धात्विक छड़ से 2 स्वर्ण पत्तियां लगी होती हैं, सोने की पत्तियां, गोल्डन लीफ एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है इससे। ये 2 स्वर्ण पत्तियां लगी होती है,
यहां पर कॉर्क लगा होता है, ये है कॉर्क, ठीक है। और इस मेटेलिक रॉड से, धात्विक छड़ से के ऊपर एक नोब लगी होती है, मेटेलिक नोब, हिंदी में बोलते हैं धात्विक घुंडी बेटा, इसको मेटेलिक नोब लगी होती है। ये कांच का जार है, कांच का जार, ये धात्विक छड़ है, ये यहां पर गोल्डन लीफ है हमारी, स्वर्ण पत्तियां हैं, ये जो है ये कॉर्क है, और एक धात्विक नोब है, धात्विक नोब यानी गुंडी बोल सकते हो आप। अब क्या होता है, ये पूरा डायग्राम हो गया। हमें जिस वस्तु पर आवेश का पता लगाना है, उस वस्तु को इस नोब के संपर्क में लेके आते हैं बेटा, ठीक है। जैसे मेरे पास एक कांच की छड़ है, कोई कांच की छड़ है, और इस कांच की छड़ को मैंने ऊन से रगड़ दिया, ऐसे ऐसे रगड़ा, रेशम के कपड़े से रगड़ा बेटा, इसको कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ कर जब इसके मैं संपर्क में लेके आता हूं मेटेलिक नोब के, तो क्या होता है, इस पर कांच क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज। जब इस पे पूरे में पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव के कारण क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट होंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि हमारी जो वस्तु है उस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। और ये भी पता लग जाएगा कि इसमें जो हलचल हो रही है उससे कि इस जो वस्तु है ये आवेशित है, यानी कि चार्ज है, ठीक है। चाहे आप एबोनाइट की छड़ लेके आ जाओ तो भी ऐसा ही होगा बेटा। ये तो थी हमारी विद्युतदर्शी, जो क्या काम आती है। विद्युतदर्शी का काम क्या है, किसी भी वस्तु पर आवेश का पता लगाने के आवेश को डिटेक्ट करने का काम करती है विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोस्कोप, राइट। अब हम देखते हैं कूलाम का नियम। क्या है बेटा, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम पढ़ने से पहले हम एक चीज देखते हैं कि एक बिंदु आवेश नाम का शब्द है, कि ये बिंदु आवेश होता क्या है। बिंदु आवेश, बिंदु आवेश, कई बार हम बोलते हैं कि भाई बिंदु आवेश, ये दो बिंदु आवेश, तीन बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी। बिंदु आवेश होता है क्या, बिंदु आवेश क्या होता है बेटा, जैसे कोई भी आवेश है, सब आवेश जैसा ये भी आवेश है। कोई आवेश है डिस्टेंस के साथ, जैसे ये कोई चार्ज है प्लस क्यू मेरे पास, और इस चार्ज को मैं दूर से देखता हूं, तब दूर से तो मेरे को क्या नजर आएगा, ये एक बिंदु के समान ही नजर आएगा। तो इसलिए बेटा इस चार्ज को हम बोलेंगे बिंदु आवेश। ऐसा कोई आवेश नहीं है कभी बोलते पॉइंट चार्ज, ये लो पॉइंट हो गया, आवेश हो गया, नहीं। दूरी के साथ हमें नजर कैसा आता है, ये बिंदु के समान, तो जब बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज। चलो हम आप डेफिनेशन देखते हैं इसकी। कूलाम का नियम क्या है। कूलाम ने क्या कहा कि दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेशों के मध्य एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है और दूसरा पॉइंट चार्ज भी प्लस क्यू है। एक पॉइंट आवेश प्लस क्यू है और दूसरा क्या है, माइनस क्यू। ध्यान देना बेटा,
दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के, उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F समानुपाती, इसको Q1 बोल दो बेटा, इसको Q2, Q1 Q2, Q1 Q2 और बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। ये बल कैसा है? ये आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रकृति का है। जैसे प्लस प्लस के बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। प्लस माइनस के बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। ठीक है, तो प्रतिकर्षण बल इधर ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, आकर्षण बल ये रहा जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो कूलाम का नियम क्या है? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लो F समानुपाती Q1 Q2 और व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर। राइट, चलो तो F समानुपाती चिन्ह हटाता हूं तो बेटा एक नियतांक आता है जिसे कहते हैं समानुपाती नियतांक के Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। के क्या है यहां? के बराबर समानुपाती नियतांक। क्या ये? समानुपाती नियतांक। और इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9 और बेटा इसका जो मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इसका जो मात्रक है वो क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। राइट, तो ये है हमारा कूलम का नियम। ठीक है बेटा, आगे हम कल इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे। ठीक है, ओके।